क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब जो गुण एक छात्र को सबसे सफल बनाते हैं, जैसे आज्ञाकारी होना या दूसरों को खुश करने की चाहत रखना, वही गुण उसे किसी जानलेवा लत का शिकार भी बना दे? सुनने में तो ये वाकई बहुत अटपटा लगता है ना? मतलब हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो बच्चे विद्रोही होते हैं, जो नियम तोड़ते हैं, बस वही गलत रास्तों पर जाते हैं। हाँ, हमारी आम धारणा तो यही है, लेकिन मनोविज्ञान साइकोलॉजी हमें कुछ और ही बताती है। और ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है, क्योंकि जब हम उन युवाओं के व्यवहार को देखते हैं जो अचानक किसी सुरक्षित माहौल से निकलकर पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, तो समस्या उनके विद्रोही होने में नहीं होती। तो फिर समस्या कहाँ होती है? समस्या उनकी उस ढल जाने की या कहीं अडेप्ट करने की आदत में होती है, जो गलत जगह इस्तेमाल हो जाती है। बिल्कुल। और श्रोताओं, हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन ठीक इसी मनोवैज्ञानिक उलझन को डिकोड करना है। आज हमारी चर्चा की मेज पर दो बहुत ही मार्मिक स्रोत हैं। एक कहानी है जिसका नाम है अधूरा सपना, और दूसरा एक एनालिटिकल लेख है, भ्रमित जीवन और नशे का घातक अंजाम। दोनों ही बहुत पावरफुल सोर्स है। एकदम। और हम यहाँ सिर्फ टॉमी नाम के एक लड़के की पतन की दुखद कहानी सुनाने के लिए नहीं बैठे। हमारा उद्देश्य उस पूरी प्रक्रिया को समझना है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक होनहार दिमाग, जिसे 20 सालों तक सही संस्कार मिले हों, वो अचानक अनुशासनहीनता और भावनात्मक हेरफेर के आगे घुटने टेक देता है। बिल्कुल। और हमें इस चर्चा को केवल एक इंसान की त्रासदी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। ये आज के पूरे युवा वर्ग और उनके परिवारों के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा आपने। ये स्रोत हमें बताते हैं कि पतन कभी भी रातों रात नहीं होता। ये छोटे छोटे, लगभग न दिखने वाले समझौतों की एक लंबी चेन होती है। तो चलिए उस पहले धागे को पकड़ते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। हर बड़ी त्रासदी की नींव अक्सर बहुत ही मासूम उम्मीदों से रखी जाती है। स्रोतों में टॉमी के परिवार की जो कहानी है, वो हमारे समाज की एक बहुत ही जानी पहचानी तस्वीर है। मिडिल क्लास या गरीब परिवारों की जो एक आम सच्चाई है। हाँ, पिता रामलाल एक साधारण किसान है और माँ सीता देवी घर संभालती हैं। उनके पास पैसे कम है, लेकिन एक चीज है जो उनके जीवन का केंद्र है, उनका 20 साल का वो सपना कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना होगा। इन परिवारों में बच्चा केवल एक इंसान नहीं होता, वो एक प्रोजेक्ट बन जाता है ना? बिल्कुल, वो जीवन भर के संघर्षों का एकमात्र प्रोजेक्ट बन जाता है। रामलाल का वो सपना केवल एक उम्मीद नहीं थी, वो टॉमी के कंधों पर रखा गया एक अदृश्य और भारी वजन था। और शुरुआती दौर में टॉमी ने इस वजन को बहुत अच्छी तरह उठाया भी। वो स्कूल में होशियार था, हर नियम मानता था। हाँ, सबने मान लिया था कि उसकी सफलता तय है। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, 12वीं के बाद का दाखिला। टॉमी गांव के उस सुरक्षित माहौल से निकलकर शहर के एक बड़े कॉलेज में पहुंचता है। इस बदलाव को मैं एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मान लीजिए एक नदी की मछली है। नदी में किनारा साफ दिखाई देता है, पानी का बहाव भी तय करता है कि कहाँ जाना है। एकदम सही, आपको बस तैरना होता है। लेकिन फिर अचानक उस मछली को एक विशाल महासागर में छोड़ दिया जाता है, बिना ये सिखाए कि खतरनाक लहरों का सामना कैसे करना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये जो महासागर है, ये केवल बड़ी जगह नहीं है, ये दिशाहीनता का प्रतीक है। बिल्कुल, महासागर में 360 डिग्री की आजादी होती है। कोई किनारा नहीं, कोई तय रास्ता नहीं। अब वो मछली जो जीवन भर एक तय रास्ते पर चलती आई है, इस आजादी को देखकर आजाद महसूस नहीं करती, बल्कि वो डिसीजन फटीग का शिकार हो जाती है। हाँ, उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सी लहर उसे आगे ले जाएगी और कौन सी चट्टान पर पटक देगी। शहर की चमकदार सड़कें, बड़े बड़े मॉल और ये नई गुमनामी। यहाँ जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, गुमनामी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में एक जवाबदेही होती है, हर कोई आपको जानता है, कोई ना कोई हमेशा देख रहा होता है। बिल्कुल, आपका व्यवहार समाज कंट्रोल करता है। लेकिन शहर की उस भारी भीड़ में एक युवा पहली बार महसूस करता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है। न्यूरोलॉजिकली अगर देखें तो जब बाहरी कंट्रोल हट जाता है तो दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सारा काम खुद करना पड़ता है। वही हिस्सा जो फैसले लेता है। हाँ, निर्णय लेने और जोखिम का आकलन करने वाला हिस्सा। और 18-19 साल की उम्र में ये हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं होता। ठीक है, आइए इसे समझते हैं, क्योंकि यहीं से मेरी सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है। मैं मान सकता हूँ कि नया माहौल भ्रमित करता है, शहर की आजादी अट्रैक्टिव होती है, लेकिन स्रोतों में हम देखते हैं कि टॉमी को जेकी नाम का एक दोस्त मिलता है। हाँ, जिसका मंत्र है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, थोड़ा एंजॉय भी कर। हाँ, और उसके बाद
जेकी उसे सिगरेट ऑफर करता है और टॉमी मान भी जाता है। मुझे एक बात हजम नहीं हो रही, क्या हम वाकई ये कह रहे हैं कि माता पिता के 20 साल के ठोस संस्कार एक नए दोस्त के महज एक मजाक या चुनौती के सामने अचानक टूट जाते हैं? सुनने में अजीब लगता है, मैं समझ सकती हूँ। न्यूरोलॉजिकली या मनोवैज्ञानिक रूप से ये कैसे संभव है कि 2 दशक की परवरिश कुछ ही हफ्तों में हार जाए? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ हमें इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान को समझना होगा। इंसानी दिमाग का डिफॉल्ट डिजाइन हमें सही या नैतिक बनाने के लिए नहीं हुआ है। तो फिर किस लिए हुआ है? हमें जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए मतलब सिगरेट पीने से इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? मैं सामाजिक अस्तित्व की बात कर रही हूँ, सोशल सर्वाइवल। आदि मानव के समय से हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, एमिगडाला, वो ये मानता है कि झुंड से बाहर निकाले जाने का मतलब है निश्चित मौत। अच्छा, तो जब टॉमी शहर के स्नेह महासागर में अकेला था तो उसका दिमाग अस्तित्व के एक गहरे संकट से गुजर रहा था। उसे एक नए ट्राइब की, एक नए झुंड की जरूरत थी। जैकी और उसका ग्रुप वो नया ट्राइब था। ये बात तो है। जब जैकी ने उसे सिगरेट दी और कहा कि बस एक कश ले, कुछ नहीं होगा, तो टॉमी के दिमाग के लिए वो फैसला स्वास्थ्य बनाम बीमारी का नहीं था। वो फैसला था सामाजिक स्वीकृति बनाम सामाजिक बहिष्कार का। एकदम सही। 20 साल के संस्कार उसके लॉजिकल दिमाग में थे, लेकिन उसका इवोल्यूशनरी दिमाग उस वक्त पैनिक मोड में था। वो कह रहा था, अगर तुमने मना किया तो तुम अकेले रह जाओगे। और अकेलापन मतलब खतरा। इस पीयर प्रेशर के सामने तर्क अक्सर हार जाते हैं। बिल्कुल हार जाते हैं। ये विश्लेषण बहुत कुछ साफ कर देता है। स्रोत में एक बहुत ही सटीक शारीरिक प्रतिक्रिया का जिक्र है। जब टॉमी पहली बार वो धुआं अंदर लेता है तो उसे बहुत तेज खांसी आती है। हाँ, वो शरीर का अलार्म सिस्टम है। जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो शरीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये जहर है, इसे बाहर निकालो। लेकिन बाहर क्या हो रहा होता है? जेकी और उसके दोस्त हंस रहे होते हैं और कहते हैं आदत हो जाएगी। और यही वो बिंदु है जहां एक अस्वाभाविक चीज का नॉर्मलाइजेशन शुरू होता है। शरीर की चेतावनी को दोस्तों के उस ठहाके ने दबा दिया। टॉमी ने यह सीख लिया कि इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए उसे अपने शरीर की आवाज को अनसुना करना होगा। लेकिन बात सिर्फ सिगरेट या दोस्तों को खुश करने तक नहीं रुकती। कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है जब टॉमी के जीवन में रिमी की एंट्री होती है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, और मैं दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही डरावने अर्थ में कर रहा हूँ। रिमी स्मार्ट है, खूबसूरत है, बिंदास है। अब तक टॉमी का ध्यान भटका जरूर था, लेकिन अब वो पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है सिर्फ रिमी पर। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे भटकाव एक नया केंद्र खोज लेता है। युवाओं के लिए शुरुआती रोमांटिक अट्रैक्शन अक्सर एक जुनून में बदल जाता है। वो अंधी दीवानगी जैसी चीज। हाँ, टॉमी के लिए रिमी केवल एक लड़की नहीं थी, वो उस शहर की चकाचौंध, उस स्कूल लाइफस्टाइल का जीता जागता प्रतीक थी। और इसी आकर्षण के अंधेपन में वो सब कुछ भूलने लगता है। मैंने स्रोत को पढ़ते समय एक बहुत बारीक चीज नोटिस की। जब रिमी टॉमी को पहली बार ड्रग्स ऑफर करती है तो वो ये नहीं कहती कि चलो कुछ गलत करते हैं या कोई बगावत करते हैं। बिल्कुल नहीं। वो इसे एक समाधान की तरह पेश करती है। वो कहती है, तुम बहुत स्ट्रेस लेते हो, ये ट्राई करो, सब टेंशन खत्म हो जाएगी। ये कोई विलेन का डायलॉग नहीं लगता। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि नशे को यहाँ एक बुरी आदत के रूप में पेश ही नहीं किया गया, उसे थेरेपी या स्ट्रेस कम करने की दवा के रूप में फ्रेम किया गया, एक तरह का इलाज बताकर। हाँ, और ये भावनात्मक हेरफेर का एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल है। टॉमी वास्तव में तनाव में था, पढ़ाई का स्ट्रेस, घर की उम्मीदों का स्ट्रेस। रिमी ने उस कमजोरी को पहचाना, और जब टॉमी मना करने की कोशिश करता है तो रिमी अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है। वो मुस्कुरा कर कहती है, अगर मुझसे प्यार करते हो तो ट्राई करो। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। ये लाइन मुझे बहुत परेशान करती है। ये केवल एक चुनौती नहीं है, इसे मनोविज्ञान में इमोशनल मैनिपुलेशन का चरम रूप माना जाता है। और अगर गहराई से देखें तो ये ट्रॉमा बॉन्डिंग की शुरुआत है। रिमी ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। उसने ड्रग्स लेने को प्यार का टेस्ट बना दिया। लेकिन टॉमी ये क्यों नहीं देख पाया? कोई भी नॉर्मल इंसान ये सोचेगा ना कि जो लड़की मुझे जहर दे रही है वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है। क्योंकि यहाँ कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक असंगति काम कर रही थी। टॉमी ने रिमी को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लिया था। अगर वो ये मान लेता कि रिमी उसे बर्बाद कर रही है तो उसे ये भी मानना पड़ता कि उसके सारे फैसले गलत थे। बिल्कुल।
सच्चाई इतनी दर्दनाक थी कि टॉमी के दिमाग ने खुद को धोखा देना बेहतर समझा। उसने अपने विनाश को ही प्यार समझ लिया। ये वाकई बहुत डरावना है यार। और एक बार जब वो लक्ष्मण रेखा पार हो जाती है, उसके बाद पतन का जो विवरण है वो किसी बुरे सपने जैसा है। रात रात भर पार्टियां, ड्रग्स। सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जहां माँ गांव से फोन करती है। हाँ, वो फोन कॉल वाला हिस्सा। माँ पूछती है कि बेटे ने खाना खाया या नहीं, और टॉमी नशे में धुत होकर कहता है हाँ माँ, सब ठीक है। ये झूठ केवल माँ से नहीं बोला जा रहा था, टॉमी ये झूठ खुद से बोल रहा था। वो एक पैरेलल रियलिटी में जी रहा था जहां उसे लग रहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, जबकि हकीकत में सब कुछ हाथ से निकल चुका था। उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है और जिस रिमी के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था वो भी उसे छोड़ देती है। हाँ, वो कहती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं इस विडंबना को पचा नहीं पा रहा हूं। जो इंसान आपको बर्बाद करता है वही इंसान बाद में आपके उसी बदले हुए रूप का कारण बताकर आपको छोड़ देता है। यही नशे और गलत संगत की कड़वी सच्चाई है। ऐसे रिश्ते पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल होते हैं। जब तक टॉमी उस लाइफस्टाइल का हिस्सा था तब तक वो यूजफुल था, और जैसे ही पैसे खत्म हुए वो एक बोझ बन गया। बिल्कुल, ये झूठे आकर्षण केवल अच्छे दिनों के साथी होते हैं। और यहीं से नशे का असली राक्षसी रूप सामने आता है। अब नशा स्ट्रेस दूर करने के लिए नहीं था, अब ये जरूरत बन गया था, सर्वाइवल की जरूरत। स्रोत में स्पष्ट है कि जब पिता ने पैसे भेजने से मना कर दिया तो टॉमी ने चोरी करना शुरू कर दिया। जिस लड़के के स्कूल के नंबरों पर गांव को गर्व था वो अब एक अपराधी बन चुका था। ये वो बिंदु है जहाँ इंसान अपनी पहचान पूरी तरह खो देता है, और फिर वो अंत आता है जिसका अंदेशा हमें लेख के शीर्षक में ही मिल गया था। एक रात नशे का ओवरडोज, और फिर रात के 2 बजे अस्पताल से गांव जाने वाला वो मनहूस फोन कॉल। क्या आप टॉमी के परिवार से बोल रहे हैं? आपका बेटा अस्पताल में है। वो बहुत भारी पल था। हम सब सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि गांव से शहर तक के उस सफर में उन माता पिता पर क्या बीती होगी। जब वे वहां पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। मां की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठती है, लेकिन पिता चुपचाप खड़े रहते हैं। मनोविज्ञान में वो जो मां की चीख है वो अचानक लगे सदमे की प्रतिक्रिया है, लेकिन पिता का वो मौन कहीं ज्यादा भयानक है। वो उस 20 साल के इन्वेस्टमेंट के मरने का मौन था। हाँ, वो सिर्फ बेटे की लाश नहीं देख रहे थे, वो उस पूरे भविष्य की लाश देख रहे थे जिसे उन्होंने अपनी आंखों में पाला था। ये कहानी दिखाती है कि अनुशासनहीनता केवल एक जान नहीं लेती, वो पूरे परिवार के सपनों को राख कर देती है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को हम कैसे समेटें? दोनों स्रोत हमें बता रहे हैं कि टॉमी कोई एलियन नहीं था, वो हम में से ही एक है। बिल्कुल सही। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, विशेष रूप से आज के डिजिटल युग में। युवाओं को ये फर्क समझना ही होगा कि ऑथेंटिक कनेक्शन और ट्रांजैक्शनल वैलिडेशन में क्या अंतर है। असली रिश्ते आपसे ये मांग नहीं करते कि आप खुद को नुकसान पहुंचाकर अपनी कीमत साबित करें। बिल्कुल सही। और माता पिता के सपने इतने सस्ते नहीं होने चाहिए कि किसी क्षणिक आकर्षण के लिए उन्हें दांव पर लगा दिया जाए। लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हम आज के इस गहन विश्लेषण को विराम दें, मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। स्रोतों में स्पष्ट है कि टॉमी स्ट्रेस में था और रिमी ने इसका फायदा उठाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो स्ट्रेस सिर्फ पढ़ाई का था, या क्या कभी-कभी एक साधारण परिवार की वो भारी भरकम उम्मीद कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, क्या वो अनजाने में युवा कंधों पर इतना मानसिक दबाव डाल देती है कि वो उस बोझ से कुछ पल की राहत पाने के लिए किसी भी घातक शॉर्टकट का शिकार होने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अनजाने में अपने सपनों का इतना बड़ा पिंजरा तो नहीं बना रहे जिसमें हमारे ही बच्चे सांस न ले पाएं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली चर्चा में।